चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। ये कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी का थर्ड लेक्चर है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है, बेल आइकन का घंटी आता है, उसको प्रेस कर दिए, उसको ऑल में कर दीजिए, जिसमें कि जो कोई भी नोटिफिकेशन हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आप लोगों के ज़रिए जल्दी से आप लोगों के पास वो नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, सीपेज एनालिसिस। तो सीपेज एनालिसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू आउट द सॉइल मीडियम, या सॉइल मास भी बोल सकते हैं, या कोई भी मीडियम बोल सकते हैं, तो उसको बोलता जाता है सीपेज एनालिसिस। तो ये क्या है? एक प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? कोई मीडियम के ज़रिए पानी फ्लो करना होता है, जो प्रोसेस, इसी को बोला जाता है सीपेज। तो मान लेते हैं ये कोई मीडियम है, ये मीडियम के ऊपर जब पानी फ्लो कर मतलब पानी हम लोग दे डालेंगे तो क्या करेगा, ये मीडियम के चलते वो पानी एक जगह से और एक जगह में ट्रैवल करता हुआ जाएगा। तो इसी चीज़ को बोला जाएगा क्या, सीपेज। और जब इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे, तो इसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे क्या, सीपेज एनालिसिस। समझ में आया? तो सीपेज एनालिसिस होता कैसे है? कोई सॉइल के अंदर तो पानी जाएगा, तो वो तो पानी क्या करेगा, पानी का तो मूवमेंट कराएगा, क्योंकि सॉइल के अंदर पूरा मतलब जो हम लोग का पूरा मतलब हम लोग जानते ही है, जो हम लोग के एम्प्टी स्पेस रहता है सॉइल के अंदर, जिसमें वॉइड या वाटर रह सकता है, तो वो स्पेस को पहले क्या करेगा, पानी फिलअप कर लेगा। तो उसी लिए क्या होना चाहिए, सॉइल होना चाहिए सैचुरेटेड। मतलब जो सॉइल के अंदर पहले से ही पानी प्रेजेंट हो, उसी सॉइल के अंदर से वो पानी को एक जगह से और एक जगह फ्लो कर पाएगा। नहीं तो देखो, एक सॉइल के अंदर क्या हो सकता है, एक वॉइड स्पेस रह सकता है, एक सॉलिड स्पेस रहता है, तो सकता है। तो सॉलिड स्पेस के अंदर तो पानी नहीं फ्लो करेगा, तो जो भी उसका एम्प्टी स्पेस रहेगा उसके अंदर पानी फ्लो करना स्टार्ट करेगा। उस वॉइड को जब पानी फिलअप कर लेगा, तभी तो वो वॉइड को, एक को वॉइड और एक वॉइड ऐसे करके कनेक्ट होता होता करके तो टोटल वो पानी को फ्लो कर पाएगा। तो उसी लिए क्या होना चाहिए, सॉइल को सैचुरेटेड होना चाहिए। और क्या, सॉइल होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक होना चाहिए। तो होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक क्या होता है हम लोग देखते हैं पहले। होमोजीनियस क्या होता है, जो सेम होता है, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट्स इन ऑल पॉइंट्स। मान लो ये कोई सॉइल सरफेस या सॉइल मीडियम है, ठीक है। तो ये सॉइल मीडियम के ऊपर कोई भी पॉइंट हम लोग ने लेंगे, तो ये पॉइंट के ऊपर क्या होगा, सॉइल का जो प्रॉपर्टी होगा वो सेम मिलना चाहिए। तो इसी कंडीशन को बोला जाता है होमोजीनियस। और आइसोट्रोपिक क्या होता है, आइसोट्रोपिक होता है क्या, जब प्रॉपर्टी आर सेम इन ऑल डायरेक्शंस। मतलब क्या, मान लो ये कोई सॉइल मीडियम है, तो सॉइल मीडियम के ऊपर ये मान लो एक्स वाई डायरेक्शन है, ये मान लो एक्स डायरेक्शन है। यहीं पर सेम यहाँ पर भी जब करेंगे तो यहाँ पर ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। तो कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस के ऊपर उसका प्रॉपर्टी सेम मिलेगा। मतलब क्या, जो वाई डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी मिल रहा है, इस साइड का वाई डायरेक्शन में भी सेम प्रॉपर्टी मिलेगा। इस साइड का एक्स डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी मिल रहा है, इस साइड का एक्स डायरेक्शन में भी सेम प्रॉपर्टी मिलेगा। तो होमोजीनियस क्या हुआ, होमोजीनियस हुआ कि सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट इन ऑल पॉइंट्स ऑफ दैट सॉइल स्टेटा, या जो भी हम लोग बोलेंगे। तो कोई पॉइंट के ऊपर जब प्रॉपर्टी सब मिलते हैं तब उसको बोलेंगे होमोजीनियस। कोई प्रॉपर डायरेक्शन के ऊपर जब से प्रॉपर्टी सेम मिलता है तब उसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, सॉयल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। मतलब सॉयल का ऐसा एक डायरेक्शन के अंदर, या ऐसा कोई पॉइंट हो या कोई डायरेक्शन के अंदर, सब टाइप के अंदर ही सॉयल का प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए सीपेज होने के लिए। और क्या होना चाहिए, सॉयल को सैचुरेटेड होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट एजम्पशंस में जाते हैं। तो क्या बोला गया है, डार्सीज लॉ आर वैलिड। तो क्या बोला, डार्सीज लॉ जो है, डार्सीज लॉ हम लोग पढ़े ही है, Q इक्वल्स टू के इंटू आई इंटू ए। तो ये हम लोग पिछला लेक्चर में ही पढ़े थे। तो जो डार्सीज लॉ होता है ये वैलिड होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट एजम्पशन क्या है, द कॉन्टिन्यूटिव इक्वेशंस आर वैलिड, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ इक्वेशंस आर वैलिड। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन मतलब मान लो यहाँ पर कोई सॉइल सरफेस है या सॉइल का मीडियम है। तो ये सॉइल मीडियम मान लो पूरा पूरी सॉइल से घिरा हुआ है। तो यहाँ से जितना अमाउंट का हम लोग पानी डालेंगे या पानी इनपुट करेंगे, उस साइड से उतना ही अमाउंट का पानी जब वहाँ से निकल आएगा, तभी हम लोग बोलेंगे ये जो सॉइल है या जो भी स्टेटा है, ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को फिलअप किया है या सेटिस्फाई किया है। मतलब कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होने के लिए जितना हम लोग इनपुट देंगे पानी सॉइल का, सॉइल के ऊपर पानी का, उतना ही आउटपुट होना चाहिए। समझ में आया? इसके बाद क्या होता है,
तो इसके बाद है सॉयल पार्टिकल्स आर इनकॉम्प्रेसिबल। कोई भी सॉयल पार्टिकल्स को कॉम्प्रेस हम लोग प्रेशराइज नहीं कर पाएंगे, उसको हम लोग खुला छोड़ना पड़ेगा, जैसा नेचुरल कंडीशन में सॉयल प्रेजेंट है वैसा ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लैप्लास इक्वेशन। तो लैप्लास इक्वेशन कहाँ से आया? लैप्लास इक्वेशन होता है जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होता है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को डिराइव करने के बाद ही हमको लैप्लास इक्वेशन मिलता है। ये इतना तक जान कर रखो, डेफिनेशन डेरिवेशन उतना ज़रूरी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लैप्लास इक्वेशन क्या होता है? डेल्टा स्क्वायर एच डिवाइड बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर एच डिवाइड बाई डेल्टा वाई स्क्वायर। तो इसको हम लोग जीरो पकड़ के मानते हैं, इसी इक्वेशन को बुलाया जाता है लैप्लास इक्वेशन। बहुत टाइम क्वेश्चन में पीएससी एसएससी या स्टेट लेवल का एग्जाम में ये जो डायरेक्ट फार्मूला है, ये फार्मूला को ही डायरेक्टली दिया गया था कि लैप्लास इक्वेशन ये चार को ऑप्शन में से कौन है। तो इस टाइप का जो दिखेगा यही होगा लैप्लास इक्वेशन। समझ में आया? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दो चीज़ जो हम लोग का काम में आएगा। एक है फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन। तो ये क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशंस गिव अस टू ऑर्थोगोनल कर्व। जो लैप्लास इक्वेशन है, ये इक्वेशन को हम लोग जब जनरल सॉल्यूशन करते हैं तब उसको इसमें से दो ऑर्थोगोनल कर्व निकल के आता है। एक को रिप्रेजेंट किया जाता है फ्लो लाइन में, एक को रिप्रेजेंट किया जाता है इक्विपोटेंशियल लाइन में। तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ होता है वो। तो देखो अभी देखते हैं हम लोग का इक्विपोटेंशियल लाइन कौन सा है और फ्लो लाइन कौन सा है। तो जो भी हम लोग का क्या, जो इस डायरेक्शन में जो लाइन पास किया है, इस डायरेक्शन में जो भी लाइन पास करता है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लो लाइन, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो जो लाइन पास करता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो लाइन। और ये डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी लाइन पास करता है इसको हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन, ठीक है। तो एक इक्विपोटेंशियल लाइन है, दो इक्विपोटेंशियल लाइन है, तीन इक्विपोटेंशियल लाइन है, चार है। उसी तरफ से हम लोग का फ्लो लाइन कितना है? एक, दो और तीन, ठीक है। समझ में आया? और ये जो इक्विपोटेंशियल लाइन और फ्लो लाइन दोनों क्या करता है, दोनों को जब हम लोग अटैच कराते हैं तो वो क्या करता है, 90 डिग्री एंगल में हर एक फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन मीट करता है। देखो हर एक इक्विपोटेंशियल लाइन और फ्लो लाइन एट 90 डिग्री एंगल में क्रॉस सेक्शन किया है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो कब फ्लोनेट कब तैयार होता है? तो जब इक्विपोटेंशियल लाइन और फ्लो लाइन हम लोग का 90 डिग्री एंगल में मीट करता है तभी हम लोग का फ्लोनेट आता है। तो ये दोनों को मिलाकर जो 90 डिग्री का एंगल आएगा उसको रिप्रेजेंट करने के बाद जो डायग्राम आता है, इसी चीज़ को बुलाते हैं फ्लोनेट। इतना तक समझ में आया? इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दोनों जो फ्लो लाइन होगा, ये वाला फ्लो लाइन और ये वाला फ्लो लाइन, या ये वाला फ्लो लाइन और ये वाला फ्लो लाइन, तो दोनों फ्लो लाइन के बीचों बीच क्या रहता है, या डिफरेंस को हम लोग बोला जाता है फ्लो चैनल। और दोनों इक्विपोटेंशियल लाइन का जो डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्ड। एक एक करके सभी देखेंगे कि किसको क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। तो जो फ्लो लाइन का दोनों का डिफरेंस है वो है फ्लो चैनल, और इक्विपोटेंशियल लाइन का जो डिफरेंस है उसको बोला जाता है इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्ड। अभी हम लोग जानते हैं जो फ्लो नेट है, ये फ्लो नेट तो हम लोग देख लिए। तो फ्लो नेट का मेन एजम्पशंस या इसका जो फंडा है, कैसे काम करता है हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मेन काम क्या है, जो भी फ्लो लाइन या फ्लो नेट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सॉयल होमोजीनियस होना पड़ेगा, आइसोट्रोपिक होना पड़ेगा, इनकॉम्प्रेसिबल होना पड़ेगा, ठीक है। और क्या होना पड़ेगा, कोई भी हम लोग का इक्विपोटेंशियल लाइन और फ्लो लाइन का हम लोग को 90 डिग्री एंगल में मीट करना पड़ेगा। तो ये तीन को एजम्पशंस गया। इसके बाद हमको और क्या देखना पड़ेगा, जो हेड आर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इक्विपोटेंशियल लाइन भी है यहाँ, मतलब फ्लो नेट का क्या काम होता है। फ्लो नेट का काम होता है कि हेड आर कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइन, ठीक है। इक्विपोटेंशियल लाइन का जो क्या होगा, इक्विपोटेंशियल लाइन का क्या मेन फंडा है, तो इक्विपोटेंशियल लाइन ये वाला लाइन है। तो ये इक्विपोटेंशियल लाइन के ऊपर कोई भी सेक्शन में हम जाएंगे तो उसमें से हम लोग जब हेड कैलकुलेशन करेंगे, मान लो ये लाइन में अंदर गया, तो ये मेरा फर्स्ट लेयर है, ये मेरा सेकंड लेयर है, ये मेरा थर्ड लेयर है, ये मेरा फोर्थ लेयर है। तो कोई भी हम लोग लेयर के अंदर जब हम लोग एक इक्विपोटेंशियल लाइन को पूरा थ्रू आउट देखेंगे तो उसमें से अलग अलग लेयर में क्या होगा, उसका जो हेड आएगा, हेड सेम आएगा। कैसे हेड सेम आएगा, देखो जब यहाँ पर हम लोग पीजोमीटर इंसर्ट करेंगे लेयर 1 में और उसको टेस्ट करेंगे हेड कितना होता है, तो मान लो H1 है, वो ऐसा ही करके सेकेंड लेयर में जाएंगे, जाने के बाद सेकेंड लेयर में पीजोमीटर इंसर्ट कराएंगे तो देखेंगे तो उसका भी जो हाई हेड मिलेगा वही H1 मिलेगा।
जो थर्ड हम लोग का लेयर जाएंगे वहाँ पर हम लोग पीजोमीटर इंसर्ट करेंगे और देखेंगे उसका हेड कितना आ रहा है, तो वहाँ पर भी हमको हेड इतना ही मिलेगा। तो कोई भी सेक्शन के अंदर हम लोग जब एक इक्विपोटेंशियल लाइन के ऊपर जब हेड हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कोई भी सेक्शन के ऊपर या कोई भी लेयर के ऊपर, तो वो सेम मिलता है। ये मेरा एक फर्स्ट एजम्पशंस है। नेक्स्ट एजम्पशंस क्या है, कोई इक्विपोटेंशियल ड्रॉप हम लोग का कैसे आता है, तो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप आता है दोनों इक्विपोटेंशियल लाइन के डिफरेंस को पकड़ते हुए। तो इसमें से जो डिफरेंस आता है डेल्टा हेड का, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, तो इसका जो मान लो यहाँ पर ये इक्विपोटेंशियल लाइन 1 है एज्यूम करते हैं, इक्विपोटेंशियल लाइन 2 है, इक्विपोटेंशियल लाइन 3 है, इक्विपोटेंशियल लाइन 4 है। तो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कहाँ पर मिलेगा, तो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा यहाँ पर टोटल चैनल के अंदर। मान लो कोई सेक्शन के अंदर हम लोग का जो हेड मिला वो H है, सेकेंड वाला सेक्शन में H2 हो सकता है, तो ये दोनों का डिफरेंस जब आएगा तो वो कहलाएगा इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। आई थिंक क्लियर हो गया है। इसके बाद है क्या, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन टू कंजर्वेटिव इक्विपोटेंशियल लाइन आर कांस्टेंट। तो इक्विपोटेंशियल लाइन जो हम लोग का इक्विपोटेंशियल लाइन है, मान लो ये 4 को इक्विपोटेंशियल लाइन है, तो इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर जब हेड का डिफरेंस देखेंगे हर एक दोनों कंजर्वेटिव मतलब एक के बाद एक का एक के बाद एक करके जब देखेंगे, तो दोनों के अंदर ही जितना ये दोनों को डिफरेंस करेंगे जितना वैल्यू आएगा, ये दोनों का डिफरेंस करेगा सेम वैल्यू आएगा, ये दोनों का डिफरेंस करेंगे सेम वैल्यू आएगा। ऐसे ही करके जो भी 1 2 या 2 3 3 4 ऐसे करके उसका हेड का डिफरेंस करेंगे कंजर्वेटिव हेड्स का, तो उसका हेड डिफरेंस सेम आना चाहिए। यही बोला गया है कि इक्विपोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन टू कंजर्वेटिव इक्विपोटेंशियल लाइंस आर कांस्टेंट। तो ठीक है, समझ में आया, जो ये दोनों का डिफरेंस और ये दोनों का डिफरेंस जितना आएगा वो सबका सेम होगा। इसके बाद लास्ट एजम्पशंस क्या बोला है कि बोला गया है फ्लो थ्रू ऑल चैनल आर सेम। मतलब क्या, फ्लो थ्रू ऑल चैनल आर सेम मतलब क्या होता है हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखो ये क्या मेरा इक्विपोटेंशियल लाइन है, तो 4 को इक्विपोटेंशियल लाइन है एज्यूम करता है, यहाँ पर 4 को फ्लो लाइन है एज्यूम करते हैं एज पर ड्राइंग। तो ये क्या बोला गया है, ऑल फ्लो, यहाँ पर क्या बोला गया है, फ्लो थ्रू ऑल चैनल्स आर सेम। मतलब क्या होता है, ये जो लेयर 1 है, लेयर 1 में जितना फ्लो हुआ है, लेयर 2 में जितना फ्लो हुआ है, लेयर 3 में जितना फ्लो हुआ है, तो ये चैनल के अंदर जितना भी फ्लो होगा इक्विपोटेंशियल लाइन पकड़ के, तो वो अलग अलग लेयर के अंदर भी सेम आएगा। ये मतलब मान लो ये लेयर में कुछ अमाउंट फ्लो हुआ, एक्स अमाउंट फ्लो हुआ, तो ये सेकेंड लेयर में भी एक्स अमाउंट का फ्लो होगा और थर्ड लेयर में भी एक्स अमाउंट का ही फ्लो मिलेगा। तो यही बोला गया है कि ऑल फ्लो थ्रू ऑल चैनल्स आर सेम। कोई भी चैनल के अंदर जो फ्लो मिलेगा वो सेम मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फ्लो चैनल को हम लोग कैसे मेज़र करते हैं और इक्विपोटेंशियल ड्रॉप को हम लोग कैसे मेज़र करते हैं। तो फ्लो चैनल हम लोग क्या बोले थे, दोनों फ्लो लाइन के डिफरेंस में जो आता है उसको फ्लो चैनल बोला जाता है और दोनों इक्विपोटेंशियल लाइन के डिफरेंस को बोला जाता है इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। तो फ्लो लाइन का फ्लो चैनल हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब इस साइड में फ्लो चैनल को हम लोग लिखते हैं NF से। तो फ्लो चैनल होता है NF, तो NF इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लो लाइन -1। तो नंबर ऑफ फ्लो लाइन क्या, यहाँ पर देखो 1 2 3 4, तो 4 को हम लोग का फ्लो लाइन है, तो 4 - 1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फ्लो चैनल मिलेगा एज पर ड्राइंग। ठीक है, हम मतलब रिपीट कर रहे हैं एज पर ड्राइंग। वहाँ पर 3 है फ्लो लाइन इसीलिए वहाँ पर कम होगा, यहाँ पर ड्राइंग में 4 है तो इसीलिए 4 - 1 करेंगे तो ये 3 आएगा। 3 क्या होगा, फ्लो चैनल होगा। इसके बाद क्या है, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। तो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप को हम लोग मेज़र करते हैं ND से। तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल, ये इक्यू लिखा हुआ है तो इक्विपोटेंशियल लाइन -1 मतलब क्या, इक्विपोटेंशियल लाइन कितना है, 1 2 3 4, तो इस साइड में 4 को है, तो इसी ड्राइंग के हिसाब से 4 4 - 1 तो कितना होगा, 3 होगा। तो समझ में आया इक्विपोटेंशियल ड्रॉप और इक्विपोटेंशियल जो फ्लो चैनल कैसे डिफाइन करते हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन में आता है तो हम लोग बहुत टाइम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं तो कि सर फ्लो चैनल और इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकाले, तो ऐसे करके निकाला जाता है। ठीक है, और एक चीज़ बोलने भूल गए
कि जो भी इक्विपोटेंशियल लाइन और फ्लो लाइन होता है उसके बीचों बीच क्या होता है, एक स्क्वायर शेप का, एलिमेंट्री स्क्वायर शेप का एक शेप बनता है। देखो हर एक इक्विपोटेंशियल लाइन और फ्लो लाइन के अंदर एक इक्विपोटेंशियल लाइन के बीचों बीच एक क्या है, एलिमेंट्री स्क्वायर बना हुआ है। तो इसी स्क्वायर को बोला जाता है फ्लो फील्ड। ठीक है, तो ये फ्लो फील्ड होता है। हर एक जो हम लोग का स्क्वायर शेप बनता है ये सभी को बोला जाता है फ्लो फील्ड। फ्लो फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है NF/ND। मतलब क्या होता है, NF क्या होता है, NF होता है फ्लो चैनल डिवाइडेड बाय इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्ड। तो फ्लो चैनल डिवाइडेड बाय इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्ड करने के बाद जो मिलता है वो होता है हम लोग का क्या होता है, हम लोग का एलिमेंट्री स्क्वायर मिलता है। एलिमेंट्री स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लो फील्ड बोलने के बाद फ्लो फील्ड हम लोग बोलते हैं। तो फ्लो फील्ड क्या होता है, फ्लो फील्ड का जो एरिया होता है वो सेम होना चाहिए। मतलब क्या, मान लो इस साइड का जो एरिया है ये A है, एज्यूम करते हैं। इस साइड का एरिया कितना है, तो B है। तो क्या हो सकता है, फ्लो फील्ड जब हम करेंगे तो A इक्वल्स टू हम लोग का B हो सकता है, या क्या हो सकता है, तो दोनों सेम होना चाहिए, उसीलिए हम लोग का एक स्क्वायर बनेगा। तो जब इसको हम लोग A/B करेंगे तो ये वैल्यू सब टाइम में 1 देना चाहिए। मतलब बोथ साइड में उसका वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री स्क्वायर। जो एलिमेंट्री स्क्वायर कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल ड्रॉप मीट करने के बाद। ठीक है, एक सेम साइज का हम लोग का ये मिलता है, साइड शेप मिलता है स्क्वायर शेप का, जिसको हम लोग जब फ्लो फील्ड भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि डार्सीज लॉ कैसे हम लोग इसको वैलिड करते हैं। तो सीपेज एनालिसिस के अंदर हम लोग डार्सीज लॉ पहले ही बोल रहे कि डार्सीज लॉ वैलिड रहता है। तो डार्सीज लॉ क्या था, Q इक्वल्स टू K इंटू आई इंटू ए। तो Q क्या है, Q है हम लोग का डिस्चार्ज, K क्या है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, I क्या है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, A क्या है टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया अक्रॉस द फ्लो ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन का फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो क्रॉस सेक्शन एरिया मिलता है वो मेरा A है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये जो सीपेज डिस्चार्ज होता है, इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये फॉर्मूला आता है कि डिस्चार्ज इक्वल्स टू NF/ND इंटू KH। के क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परमिटिव सेम ही है। NF क्या है, NF हम लोग यहाँ पर पढ़ लिए, तो ये फ्लो चैनल होता है। ND क्या होता है, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्ड होता है इंटू हाइट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये मेरा डिस्चार्ज ऑफ सीपेज का फॉर्मूला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि शेप फैक्टर किसको बोला जाता है। तो शेप फैक्टर क्या होता है, शेप फैक्टर होता है जो हम लोग का फ्लो चैनल होता है डिवाइडेड बाय हम लोग का इक्विपोटेंशियल ड्रॉप होता है। मतलब NF/ND को हम लोग बोला जाता है शेप फैक्टर। तो यहाँ पर जो ये जो NF/ND है ये शेप फैक्टर आता है, और उसको जब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी और हाइट से गुना करते हैं तो डिस्चार्ज ऑफ फ्लो नेट मिल जाता है। समझ में आया। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना तक ही रहने दीजिए। कल हम लोग देखेंगे कि सीपेज का जो फेलियर होता है डैम के ऊपर कैसे कैसे होता है। तो वीडियो कैसा लगा बोलिए, पूरा वीडियो देखिए, और देखने के बाद अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। सब अच्छा रहिए और सुस्त रहिए। थैंक यू।